हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे सीजीएल 2024 की 9 सितंबर 2024 की सिर्फ 2 के मैथ के जो 25 क्वेश्चंस है, आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे और हम ट्रिक्स और हैक्स का यूज़ करेंगे ताकि जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी सॉल्यूशन आ सके। ये छोटा सा मेरे बारे में ब्रीफ है। मैंने डी सॉल्व से बीकॉम ग्रेजुएशन किया है बीकॉम में, और डीएसएस भी मैंने क्लियर किया था 2020 में और एलडीसी ज्वाइन किया। 8/19 पोस्ट मैंने क्लियर किया था। 2022 का जो सीजीएल था वो मैंने क्लियर किया था, जिसमें मुझे सॉर्टिंग असिस्टेंट मिला था वेस्ट बंगाल में। बट मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली मुझे चाहिए था, तो ये मैंने ज्वाइन नहीं किया। अभी रिसेंट में जो रिजल्ट आया है, जिन जिन का भी क्लियर हुआ है उन सबको कंग्रेचुलेशंस। मेरा भी प्री का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अब सब जो भी हैं जिनका भी क्लियर हुआ है सबके सब लग जाइए मेंस के लिए। 18, 19, 20 ये 3 दिन जनवरी में पेपर होने वाले हैं मेंस के, तो रेडी रहिए, अपनी तैयारी कीजिए, मॉक दीजिए, रिवीजन कीजिए, लग जाइए अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 25 क्वेश्चंस में से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें माधव ने 42,000 रुपये का एक आइटम खरीदा और उसे 20% लॉस पे बेच दिया, और उस अमाउंट से उसने दूसरा कोई आइटम खरीदा और उसे 30% के गेन पे बेच दिया, तो उसका ओवरऑल गेन कितना हुआ ये हमें बताना है। तो इसको करेंगे 42,000, 20% का लॉस है तो 80% की वैल्यू रही होगी और 80% बचेगी। अ, जो अगला अमाउंट उसके पास बचेगा, तो 80% को मैं 4/5 लिखूंगा, क्योंकि 1/5 वैल्यू 20% की होती है। और इसको 30% गेन पर बेच दिया। 30% का अगर गेन हुआ तो फिर अगर 10 है, अगर तो 10 पे 13 का 13 जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 13 गेन हो जाएगा। 10% होता है 1/10, तो 30% हो जाएगा 3/10, और 3 इंक्रीज है तो 13/10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0 हटा दो, 5 से इस 0 को काटेंगे तो 2 बचेगा। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। हम इसमें लास्ट डिजिट देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 16, और 16 का 3 8। लास्ट में 8 आना चाहिए, 0 रहेगा तो 8 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ये सारे करके हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें 8 सेंटीमीटर दी है और हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। 22/7, आर हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 × 8 × 14। 7 से डिवाइड करोगे इससे 2 बार में जाएगा। आप इसमें देख पा रहे हो कि 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो हम अगर इधर चेक करें जरा सा, 11 का मल्टीपल देखने के लिए आप अल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हो, और उनका जो डिफरेंस है वो अगर 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो 11 से डिविजिबल होती है संख्या। तो जैसे यहाँ पे 8 2 10, 12, 2 आया, 2 से इस वाला, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 3 14, 14 में से 3 गए 11, ये एक ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। आगे चलते हैं। 7 4 11 और 10, इधर 1 आया, ये भी नहीं है। 7 और 10, 3 शेषफल आएगा इसमें, ये भी नहीं है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, 28 से 16। इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं सही है हमारा कि नहीं। ये 16 दूनी 8 64 दूनी 128, 128
इधर से 2 ले लो तो 128 दूनी 156 हो गया। 156 को 11 से गुणा करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक ट्रिक होता है कि इनके जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स को जोड़ना होता है सिर्फ। 6 6 5 11, 1 जो हो गया वो रिमाइंडर हो गया, फिर 5 1 6 और 1 7, 28 दूनी 56, अच्छा 256 होगा ये, 507 और एक 8 और ये 2, 2816 आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 साल पहले प्राची 4 गुना थी अपनी बेटी की, और 4 साल अब से बाद में प्राची जो होगी वो 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना हो जाएगी अपनी बेटी की। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस का सम चाहिए। तो 7 साल पहले 7 साल पहले जो थी प्राची और उसकी बेटी, 4 गुना थी अपनी बेटी की प्राची। 4 साल अब से बाद में जो है 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना होता है 5/2, 2.5 2 आधा 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5/2 होता है। तो 5/2 को इधर मैं 5/2 1 लिखूं या फिर 5 और 2 लिखूं, 2 का 2.5 गुना 5, तो दोनों सही रहेगा। ये रेशो है। अच्छा, तो जब भी दो लोगों की एज की बात होती है, दो लोगों की जब भी एज की बात होती है, तो हमेशा जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस चाहे कितने भी उम्र हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा एज का, वो हमेशा सेम रहता है। ये इमोजी बन गया अच्छा खासा। तो अगर हाँ, तो इसमें हमें रेशो में भी डिफरेंस इसमें सेम करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस सेम करने की जरूरत नहीं है। अब हमसे प्रेजेंट का पूछा था, तो इधर 1 यूनिट बढ़ रहा है, इधर 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट बढ़ने पर जो एजेस का गैप आ रहा है, 7 और 4 11 का आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो ये 44 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 55, ये 22। अब जो है इन्हीं को जोड़ लो, इनको जोड़ के जो है -14 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इनको जोड़कर -8 कर दोगे, दोनों की एज में से 4 4 घटेंगे, तो आंसर हमारा किसी भी तरीके से आ सकता है। ये 77 -8 करूंगा तो 69 हो गया, तो 69 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द सर्कल विद रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर रेडियस है, एक सेक्टर है, और आर्क लेंथ हमें 11 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो उसका हमें एरिया बताना है। तो कोई सर्कल है उसमें जो है ये आर्क लेंथ हमें दी हुई है 11 सेंटीमीटर की, और रेडियस हमें दी है 15.75 की। सर्कल की अगर कुछ फॉर्मूलाज की अगर बात करें, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस या जिसे पेरीमीटर भी कहते हैं, ये होता है 2 पाई आर। अच्छा, ये फॉर्मूला है पूरे सर्कल के एरिया का होता है। अगर इसके किसी और पार्ट की अगर एरिया या पेरीमीटर चाहिए हो, तो उसके लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ती है, उसके बीच में कितना एंगल बना है। और पूरे सर्कल का 360 होता है, तो आउट ऑफ 360 में से कितना थीटा का हमें कितने थीटा में ये हमारा सेक्टर बन रहा है, उसकी जरूरत होती है। तो सेक्टर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है सेक्टर में, वो इसी के साथ में बस θ/360 जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही सरकमफ्रेंस में भी π/360 इंटू 2 पाई आर आ जाता है। तो इसको पाई θ/180 भी बोल देते हैं, कट जाता है, 2 से 360 कट जाता है। तो हमें इस आर्क की वैल्यू दे रखी है 11, तो इसका यूज करते हुए हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से। देखते हैं,
11 इक्वल थीटा पाई आर बाय 180, क्योंकि इस एरिया के फॉर्मूले में भी पाई आर आएगा, तो हम इसमें पाई आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 11 इंटू 180 बाय पाई आर, इसमें पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो 11 इंटू 180 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर भी आएगा पाई आर, तो इस पाई आर से ये पाई और इसका स्क्वायर कट जाएगा, इससे काटोगे 2 बार में जाएगा, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 11 इंटू 15.75 आर की वैल्यू थी बटे 2। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, या फिर हम देख सकते हैं 11 का मल्टीपल आने वाला है, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल जैसा मैंने पहले बताया था, हम वही करेंगे, अल्टरनेट का सम करके उनके डिफरेंस जो है वो 11 का डिविजिबल या फिर 0 होना चाहिए। तो 5 5 10, 8 18, 18 में से 8 गए 10, ये नहीं है। 6 5 11, 8 19, 19 में से 8 गए 11, ये हो सकता है। बाकियों को भी चेक करते हैं। 8 5 13, 8 21, 21 में से 13 गए तो 13 8 21, तो 8 आएगा, ये भी नहीं है। यहाँ पर 6 8 से 14, 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, तो ये भी नहीं है। तो वैसे तो हमारा ये आंसर है, इसको भी लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। 15.75 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम आसान सा तरीका है, कर लीजिए। 5 ऐड करते जाना होता है डिजिट्स को, और कुछ नहीं। 7 5 12, 7 5 12 1 13, 6 और 1 7, डिवाइड बाय 2 है, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है, लास्ट में 1 भी है ना, 1 भूल गया भाई, 1 भी आएगा, हाँ। 2 के बाद पॉइंट है, 2 से डिवाइड करोगे 8 6 6 2 5, 86.625, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये अगर ध्यान से देखोगे तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है, जो एक फॉर्मूला होता है क्या, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर मुझे ऊपर वाली इधर -3abc भी होगा, अब जो ये ऊपर वाली टर्म है वो इस फॉर्म में है, जहाँ पर a की वैल्यू 8.3 है, b की वैल्यू 9.2 है, c की वैल्यू 6.1 है, इसी फॉर्म में ही लिखा हुआ है। और ये वाली जो टर्म है ये नीचे वाले फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर इसके बटे में आ जाए, जिस फॉर्म में ये इक्वेशन हमें दे रखा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम इसमें सॉल्यूशन में भी यही करेंगे, इन तीनों को बस जोड़ना है, ए ये है, बी ये है, सी ये है। तो 9 8 17 6 23, 23.6 हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी? सेक टी की वैल्यू क्या होगी जब tan t की वैल्यू हमें 1/3 दे रखी है? तो इसके लिए आपको एक, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन बोलते हैं जो भी, अ, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसके जरिए हम सेक टी की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/3 हमें ये दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/9 प्लस 1, ये हो गया 10/9, ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो रूट लगा दो इधर, बस और कुछ नहीं। तो √10/3 आ जाएगा हमारा आंसर, √10/3, ये आया, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट ज्योमेट्री का, द पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। एक QR एक लाइन सेगमेंट है,
कहा है कि पी और एस उसके सेम साइड पर है, इस साइड वरना इस साइड, किसी भी साइड ले सकते हैं। पी और एस उसके एक साइड पे है, और इस तरह से है कि पी क्यू आर 90 डिग्री है। तो पहले हम क्यू आर बना लेते हैं इसे, क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो ये ऐसे आएगा, 90 डिग्री हमें बताया हुआ है, तो सीधा कोशिश करेंगे खिंच जाए लाइन। एंगल एस आर क्यू 90 है, एस आर क्यू, तो यहाँ से भी एक ऐसे ही आ रहा है, एस आर क्यू 90 डिग्री। ठीक है, आगे बताया है पी क्यू बराबर एस आर है, पी क्यू बराबर एस आर है, बहुत बढ़िया। अब हमें इनमें से सही स्टेटमेंट देखना है। तो हम देखें तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है, और एस आर क्यू, बाकी में भी चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एस क्यू आर, एस क्यू आर, एस आर क्यू। हाँ, तो जो भी है इधर बस ओरिएंटेशन में थोड़ा सा चेंज कर रखा है, बाकी सेम है। अच्छा, इधर ये मेथड भी बताया हुआ है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी हुई है, कॉन्ग्रुएंट हमें देखना है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। वैसे चारों ऑप्शन कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट तो है, बस हमें ये पता करना है कि राइट जो है टर्म लिखा हुआ है कि नहीं, और सही जो है मेथड यूज किया है कि नहीं। चलो देखते हैं, पी क्यू आर और एस आर क्यू जो भी है, दोनों केस में ऐसे जुड़ेगा ही। तो पहले अ, ये देख लेते हैं, Q की जगह पे Q की कॉरेस्पॉन्डिंग में R होना चाहिए, कि दोनों 90 है। तो यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पर है Q, Q, Q की साथ Q ही दिखा रहा है, ये गलत है। Q के साथ Q गलत, Q के साथ R, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है, या फिर सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसमें हमें देखना है RHS है या फिर SAS कॉन्ग्रुएंसी लगी है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, हमें ये और देखना है। तो RHS का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल है हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो साइड तो है, लेकिन हाइपोटेनियस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। साइड है, हाइपोटेनियस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इक्वल है कि नहीं, तो इसके साथ हम जा नहीं सकते। इसमें देखें, साइड एंगल साइड, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और एक एंगल। साइड एंगल साइड जो कंग्रुएंसी होती है, उसमें इस तरीके का फॉर्मेट देखा जाता है कि दो साइडें जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, कोई भी दूसरा जो ट्रायंगल दे रखा है, और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें तो यही वाली फॉर्म बन रही है, ये वाला जो लाइन है ये दोनों में ही कॉमन है, और ये दोनों तो इक्वल हमें दे ही रखा है, 90 डिग्री है, तो इसी तरीके का ही फॉर्मेट बन रहा है दोनों साइड। तो हम इसी के साथ जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्क प्राइस दे रखा है जो कि 26% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस सीपी को अगर 100 अगर माने, तो एमपी हमारा 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126% हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हो। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, अगर 32% का डिस्काउंट दिया जाता है तो लॉस कितना परसेंट होगा, हमसे ये पूछा है। तो 32% का अगर डिस्काउंट दूंगा तो 68% की वैल्यू बचेगी एसपी, एसपी होगा जो कि 68% की वैल्यू बचेगी। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 100 में से जितना भी ये कम होगा वो हमारा लॉस होगा, क्योंकि 100 का हमारा सीपी है। इसको हम वैसे लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सबके लास्ट डिजिट अलग अलग है। देखो कैसे करेंगे, 8 से 48, लास्ट में 8 है, और इसके लास्ट में 0 है, 0 है तो 10 ले लो, क्योंकि 10 के भी लास्ट में 0 ही रहता है, और इसके पास रहेगा, करीब रहेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2, तो लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट एक ही ऑप्शन में है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
तो इसको सिंपली कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 126 इंटू 68, 8 छः 48, 16 4 20, 8 2 10, 6 6 36, 12 3 15, 6 और 1 7, 8 6 5 8, 85 बटे में 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 100 में से माइनस करेंगे तो 100 जो कि सीपी है, सीपी में से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14.32। ये ही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के फॉर्मेट में है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं, प्लस ए बी, ये होता है। और आप अगर ए की जगह पे साइन ए लेते हो और बी की जगह पे कोसे लेते हो, तो जो ये वाला फॉर्मेट है ए माइनस बी, वो नीचे हमें दिखाई दे रहा है, और इसको अगर मैं इसके बटे में ले जाऊं तो फिर आंसर हमारा ये वाला, ये जो ये वाले फॉर्मेट में होगा हमारा आंसर। तो साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन ए कॉस ए, इस फॉर्मेट में होगा। और ये जो होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, डीआई का क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चन पार्ट पे आएंगे। ये इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं होती, पेपर में ना इतना टाइम होता है। अगर ऐसा मतलब ज़रूरत होती है तब हम इस पे आते हैं। देखते हैं, इसमें पूछा है टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021। 2021 में 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ का प्रोडक्शन था। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल पूछा जा रहा है सेक्टर का, कौन से का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप डी कार को। डी कार है येलो वाला, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये है परसेंटेज में और हमें एंगल में पूछ रहा है। तो अ, जब भी परसेंटेज को एंगल में चेंज करना होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस 3.6 से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें पूछी भी नहीं गई। 36 दूनी 72 हो गया, 72 आंसर हो गया, हटाओ। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एन एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स, हाइपोटेन्यूस पूछा है। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो गया, और दो इसकी साइड्स इक्वल होंगी। हाइपोटेन्यूस बड़ा रहता है तो वो इनमें से किसी की इक्वल नहीं हो सकता 90 डिग्री होने के लिए, ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं। इसका एरिया हमें 50 डिग्री दे रखा है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक्स एक्स अगर मैं मानूँ, तो एरिया होता है ट्राइंगल का 1 बाय बेस इंटू हाइट, जो कि दोनों ही एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 50, तो एक्स स्क्वायर 100 हो गया। आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। 10 10 10 10 के साथ में ये 10√2 हो जाएगा। या फिर आप एक ये चीज और याद रख सकते हो, जब यहाँ पर एक होता है तो ये √2 होता है। तो अब इसका जो भी मल्टीपल होगा, मल्टीपल इसका कुछ भी हो सकता है, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है इनके साथ में। जैसे यहाँ पर सेम था, कहने का मतलब यहाँ पे अगर सेम है दोनों संख्याएं, तो √2 के साथ में ये चीज आ जाती है जो यहाँ पे संख्या है। ये रेशो हो गया। अब जो जितने भी ट्रिपलेट है आप सबके साथ ये रेशो बना सकते हो, जैसे 3 4 5, ये 24 7 25, और कोई 24 7 25 हो गया, इनके सारे मल्टीपल हो गए। और एक और देख लेते हैं, 37 35, 37 35 कितना हो जाएगा, 60 70, 60 70 72, और इंटू 2 144, 12 12 35 37, ये भी होता है। तो ये ट्रिपलेट्स हैं, याद रखोगे अच्छा रहेगा, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे किया। हाँ, तो हमारा आंसर इसमें 10√2 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
अब इसमें भी हम डायरेक्ट इस पे आएंगे। पूछ रहा है फूड पर कितना स्पेंड हुआ। फूड पर कितना स्पेंड हुआ। फूड पर 23% स्पेंड हुआ। अब देखो, अब इसमें हम इस पे आएंगे और इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, सीधी बात है। अब फूड का पूछ रहा है तो पूरा टोटल ही दिया होगा ऊपर वाली स्टेटमेंट। तो ये 54,000 है। ऊपर छोटी सी और देख लो, इन्फॉर्मेशन की मंथली इनकम ही है। ठीक है, 23% निकालना है तो 2 जीरो हटा दोगे इसके, 540 गुणा में 23 करना है। 4 तिया 12, लास्ट में 2 होना चाहिए। दो तो इक्वेशन 2 हट गए और कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 तिया 12, 8, 15 8 23 और एक 24। तो 4 2 दोनों में ही है। 10 और 2 12, 1242। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं आगे। एक पर्सन है जो कि 16,000 पर मंथ अर्न करता है। 80% उसकी इनकम है और बाकी को बचाता है। अगर उसकी सैलरी बढ़ जाए 20% से और एक्सपेंडिचर 10% से, तो परसेंटेज सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा, आप देख रहे हो इसमें कि क्वेश्चन में परसेंटेज परसेंटेज दे रखा है और आंसर में भी हमें परसेंटेज में ही पूछा है। तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसका हम यूज भी नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट परसेंटेज में खेलेंगे यहाँ पर। 100% जो है इनकम है, 80% स्पेंड करता है और स्पेंड को एक्सपेंडिचर लिख दिया, सेव करता है फिर 20%। अब बता रहा है इनकम में 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ेगा मतलब 8 बढ़ेगा, 88 हो गया। इसको माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगा। कितना हो गया, 12 20 32। 32 की सेविंग वही 12 बढ़ रहा है और 1/20 जो होता है, 20 जो 12 पंजे 60 कर दो यार, सीधी बात। 20 पंजे 100 होता है तो 12 पंजे 60 कर दो, सीधा परसेंटेज में इस तरह से हो जाएगा। तो फिर 60 हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म, राइट। ओके राइट, चलो आगे। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करना हमें और हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा जब इसको 9 से डिवाइड करें। तो 9 से डिवीजन के लिए जो होता है रूल, रूल रूल कह सकते हैं कि इन सब का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जहां जहां पर 9 का मल्टीपल आता जाएगा उसको हम हटाते जाएंगे और आगे के कैलकुलेट करते जाएंगे। तो और जो भी बच जाएगा ना, वही हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे देखते हैं, 9 ये हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 7 और ये 2 9 हो गया। बचा हमारे पास क्या, 8 3 11, 11 और 2 13। 13 हो गया, 13 बचा, 13 बचा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 ही हमारा आंसर। मतलब कुछ नहीं करना होता, बस इनको जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। जोड़ो भी क्यों, बस जहां जहां 9 आता जाएगा उसको हटाते जाओ, जोड़ना भी नहीं। जितना इजी कर सकते हो उतना इजी करो पेपर में, वरना फिर जोड़ते रहो जोड़ते रहो। जितना कम टाइम पेपर में यूज हो उतना अच्छा। इसमें एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं और इस तरह के कि वन जो है वो एवरेज है बाकी दो का। बाकी दो का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो तीसरा आएगा। ऐसे कौन से एंगल है। पहली बात तो ये कि एंगल जो है ये ट्राइंगल के हैं और तीनों एंगल दे रखे हैं। तो तीनों एंगल दे रखे हैं तो तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है और 180 को अगर रेडियन में अगर लिखेंगे तो पाई डिग्री होता है। पाई डिग्री नहीं, वैसे रेडियन तो खुद रेड लिखेंगे, हाँ पाई होता है। तो ये रेडियन में दे रखे हैं सारे। तो हम इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा आसान रहेगा। 180 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 तिया 18 30। ये 180 3 से डिवाइड करूंगा 60 45। यहाँ पर पाई/3 यहाँ पे भी है, 60 60 45। पाई/6 यहाँ पे है 30 60 और 45 से करूंगा तो 22.5। 45 का आधा हो जाएगा, इसलिए ये 45 45 और ये पाई/3 मतलब 60। इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर दो संख्याओं का एवरेज अगर तीसरी संख्या है तो वो अर्थमेटिक
मीन प्रोग्रेशन में होते हैं, अरिथमेटिक मीन की फॉर्म में होते हैं। अगर सबको अगर बढ़ते क्रम में लगाएं तो सेम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 30, 45, 60, यहाँ पे तो वैसे हो ही नहीं सकता क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी ही नहीं। यहाँ पे 15-15 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर अ, स- हम्म, यहाँ पर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, 0 डिफरेंस, यहाँ पे 15 डिफरेंस, यहाँ पर 22.5, यहाँ पे भी नहीं बनेगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारी एक में ही बन रही है। और अगर इनका अगर ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अच्छा सॉरी, ये 90 होगा यार, मैंने गलत किया है। 90, ये 90 और ये 45। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 90, ये 90। वैसे 90 90 180 हो जाता है, आगे 60 और कहाँ से लेके आओ ट्रायंगल के लिए, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। 60 30 90, ये भी कट गया। ये 90, 60 30 90 और 45, 9 4 135 हो गया, 180 है ही नहीं। यहाँ पर 120, 12 9 21, 210 हो गया, 180 नहीं है। वैसे तो प्रोग्रेशन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। यहाँ पे ये दिख रहा है हमें 180 है टोटल, तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें 180 चेक करना था। फर्स्ट ऑप्शन में ही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का। सी जो है सर्कल है विद सेंटर ओ, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सी पर, नहीं सी टू सी, हाँ क्या कह रहा है, पी जो है सी का एक बाह्य बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई बाहर से कोई बिंदु है। लेट पी ए पी बी बी टू टेंजेंट टू सी, सी पर टेंजेंट है विद ए एंड बी बीइंग पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, टेंडेंसी के पॉइंट जो है ए और बी हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं, जो भी एक गंदा सर्कल बनाए। ये कोई पी पॉइंट है, बाह्य बिंदु, जो कि टेंडेंसी पॉइंट है ए और बी। ये हमारा सेंटर ओ है। पी ए पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट, पी ए पी बी इंक्लाइंड है एक दूसरे की ओर 60 डिग्री पर। हमें पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए। अच्छा, जहां पर ये टेंजेंट कट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनता है, 90 डिग्री। अगर इसमें अगर देखोगे, ये एक चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है टोटल कोणों का योग। ये 90 90 तो 180 है, ये मतलब आमने सामने की, जब भी ये टेंजेंट ऐसे कट करते हैं तो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो 180 के टोटल में होते हैं। तो 60 है तो ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। और एक और चीज याद रखिए कि ये टेंजेंट जब ऐसे कट करते हैं सेंटर से, ये जो लाइन जाती है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट करती है इन्हें। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो 90 90 ये है, तो ये 30 30 ही होगा, और ये 60 60 होगा। हमें पी ओ ए निकालना था, तो पी ओ ए 60 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन एज रेशो रेशो का है। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में ए जो है 3 गुना है बी से, और सी 5 साल बड़ा है बी से। ए और बी प्रेजेंट में, ए जो है 3 गुना है ए से, बी से, और सी जो है इससे 5 साल ज्यादा है। इन दोनों के बीच का 5 का डिफरेंस है, तो मतलब इसमें जब मैं 5 जोड़ूंगा तो ये आएगा। सम दे रखा है तीनों का 75 का। रेशो ऑफ द एजेस ऑफ बी 5 साल पहले, चलो बाद में देखेंगे। 5 साल पहले बी रेशो चाहिए हमें, और एज ऑफ ए 3 साल फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद का ए का।
देखते हैं, पहले बी है, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। तो इसको अगर x अगर मान लूँ, इसको अगर x मान लूँ तो ये 3x हो जाएगा, और ये x+5 हो जाएगा क्योंकि 5 साल इससे बड़ा है, और तीनों का सम में 75 दे रखा है। टोटल करेंगे 5x+5, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 हो गया। 5x की वैल्यू 70 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे 14 आ जाएगी, 14 पंजे 70। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास इधर, सी की तो जरूरत है ही नहीं, ए और बी की निकाल लेते हैं। ए हो गया 14 तिया 42, ये हो गया 14। अब बता रहा है बी की 5 साल पहले, बी की अगर 5 साल पहले जो होगी वो 9 होगी, 9 5 14, उसका रेशो निकालना है। ए की 3 साल बाद 45, ठीक है, ये हो गया 1 5। वैसे तो डायरेक्ट इसमें 1 5 दे रखा है, लेकिन 5 1 दे के भी इसमें कंफ्यूजन कर सकता है कि हम पहले 5 मतलब अगर 45 पहले लिख लेते, एक ही अगर पहले लिख लेते, तो इन जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये, इनको ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए कि हमें पहले बी दे रखा है, बाद में ए पूछा है, तो 1 और 5 यहाँ पे रेशो हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इस पे आते हैं डायरेक्ट, पूछा क्या है हमसे। नवंबर में, नवंबर में वेजेस ऑफ सुनील, सुनील की जो वेज है ना, वो कितना परसेंट है वेज ऑफ राहुल, राहुल का कितना परसेंट है, राहुल की वेज का। तो 115 का 105, जीरो जीरो तो कट ही जाएंगे, तो हमें 105 और 115 इंटू 100, ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों जो है 5 के मल्टीपल है, 21 पंजे 23 पंजे। हम देखें तो दोनों में जो है, इन दोनों में 2 की कमी है, 2 की कमी है दोनों में, और 23 का जो 10% है वो 2.3 है, तो 10 से भी कम माइनस होना है 100 में से, 10 से भी कम अगर माइनस होना है तो फिर ये दो ऑप्शन तो कट ही गए, 90.23 होगा, वरना अ, और हाँ 10% तो इतना हो गया, और अगर 1% देखो तो मैं 0.23 होता है, 1% 23 का 0.23 होगा, और ये उससे जो ये तो 3 जीरो है, 10% 2.30 है, तो 0.3 अगर अगर 0.23 अगर घटाता हूँ तो भी जो है मेरे पास ज़्यादा ही पड़ेगा, तो मतलब 11% से 11 नहीं 9% से कम कम माइनस होगा इसमें, तो 9% से अगर कम अगर कुछ है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा इसमें, तो 9.47 इसमें माइनस हुआ है 100 में से, इसमें 8.6 माइनस हुआ है। तो इस हिसाब से थोड़ा लॉजिकल टर्म में अगर देखेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 21/23 है, तो काटोगे तो 2100 कर दो, 23 से काटेंगे तो 23 निम्न होता है 207, और 3 30, 23 से कम 23, 91 इधर ही आ गया, तो आगे कैलकुलेट क्यों करें, 91 दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है x जो है इनवर्सली वेरीज है, वेरीज करता है y से। इनवर्स होता है तो इनका जो मल्टीपल x और y का जो भी मल्टीपल होगा वो बराबर रहते हैं दोनों तरफ में, तो 6 दूनी 12, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि इसका और इसका मल्टीपल सेम होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ 5000 लिया जाता है सिंपल रेट पर, और इंटरेस्ट रेट हमें 15% दे रखा है 3 साल का। अनदर सम है, दूसरा कोई सम है जो कि 8000 है, उसे लिया जाता है सिंपल रेट पर 12% पर 4 साल के लिए, तो पॉजिटिव डिफरेंस पूछा हुआ है।
पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पूछा हुआ है, इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा हुआ है, इंटरेस्ट के डिफरेंस, इंटरेस्ट जो आएगा इनका, उनका डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट जो है अलग अलग है, और तो हम इसमें लास्ट डिजिट पे ही खेलेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसमें होता है PRT, बटे में 100 दोनों में रहेगा, जरूरत भी नहीं है जीरो का, ज़्यादा कुछ खेल नहीं होता, पॉइंटे लगते हैं, बस पॉइंट लगेंगे वरना जीरो लगते हैं। तो जीरो से हमें मतलब नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो 15 पंजे 75, 75 और 75 टिया, या 15 दिए 45 पंजे 225 हो गया। यहाँ पे 12 चौक 48, 48 अट्ठे, 48 अट्ठे 384, 384, ठीक है। माइनस करोगे, ये 14 में से 5 गए 9, 9 वाला एक ही ऑप्शन है, ये है। या फिर पूरा कैलकुलेट करना है, कर सकते हो, 2 जीरो दोनों में कट जाएंगे, नीचे जो 100 होगा उससे एक एक जीरो रहेगा दोनों के साथ में। अब कैलकुलेट कर लो, 0 9, 7 में से 2 गए 5 और एक 1590। आगे चलते हैं। वरुण और संदीप है स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। वरुण और संदीप ने कार रेस स्टार्ट करी एक ही पॉइंट से, एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पर, और सर्कुलर ट्रैक है जो कि 1635 का है। इस पूरे का जो लेंथ है 1635 मीटर की है, विद स्पीड ऑफ 90 और 108। अब यहाँ से जो है वरुण और संदीप ये दोनों स्टार्ट करते हैं, एक की स्पीड 90 की है, एक की 108 की है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो दोबारा से कब मिलेंगे। अभी जो है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको मैं जीरो कह सकता हूँ या पूरी लेंथ कह सकता हूँ 1635 का। अब रिलेटिव स्पीड से कितनी देर में ये 1635 मीटर का डिस्टेंस तय करेंगे, ये ही हमें बताएगा कि कितनी देर में वो दोबारा वापस मिलेंगे। तो 90 है, 108 है, रिलेटिव स्पीड इन दोनों की माइनस होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में है। तो कैलकुलेट करते हैं, 1635 18 से डिवाइड करूंगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है 5/18 से इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमेशा जहाँ पे स्पीड होती है उसके साथ में 5 लिखा जाता है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। 18 से 18 काट दो, 5 से काटना है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। 5 दिया 15, 5 दूनी 5 35, 327 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। पाइप है M&S, फिल कर सकते हैं टैंक्स को 25, 50, 100 मिनट्स में। शुरुआत में N और S को खोला जाता है 10 मिनट के लिए, N को फिर बंद किया जाता है और M को ओपन किया जाता है। S को 15 मिनट पहले, टैंक के भरने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा टू टेक टू फिल द टैंक, 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न में अगर काम करते हैं तीनों पाइप, तो कितना टाइम लगेगा पूरा टोटल टैंक को भरने में। तो पहली बात तो ये M&S जो है 25, 50, 100 मिनट्स में भर रहे हैं टैंक को, तो M&S इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, और एफिशिएंसी निकाल लेंगे 25 से 4, 2 और 1, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। N और S 10 मिनट के लिए खुले रहते हैं। N और S 3 के हिसाब से 10, तो 10 मिनट अगर चलेंगे तो 30 यूनिट अगर फुल कर लेंगे, बचा 70 यूनिट। 70 यूनिट के लिए बताया जा रहा है N को बंद कर दिया जाता है। अब N जो है बंद हो गया, M को खोला जाता है, M अब खुल गया, तो M और S ये दोनों मिलके काम करेंगे। आगे बताया जा रहा है S को 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। जब भी ये 15 मिनट पहले या फिर पहले अगर बंद कर दिया जाता है ना, ऐसा केस में हम क्या करते हैं, हम जितना वो 15 मिनट में भर सकता था उसको इसमें जोड़ देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मतलब हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि वो 15 मिनट जो है वो भी चला है, एस भी चला है, इस तरह से। तो इस केस में क्या होता है कि जो
बाकी जो दूसरा बंदा पूरे टाइम चला है उसके साथ में हम एक साथ देख लेते हैं वो कितनी देर में भर सकता है। तो 15 मिनट में जो एस है, एस वो 15 ही यूनिट भरेगा। तो 15 जोड़ देंगे तो ये 85 हो गया। अब 85 यूनिट को हम जो है एम और एस दोनों से एक साथ भरवाएंगे, जो कि 4 और 1 5, 5 यूनिट एक साथ भरेंगे। तो ये 17 मिनट में भर देंगे। तो लास्ट में 17 मिनट चला और पहले वो 10 मिनट इधर चला था, 10 मिनट इधर और ये 17 मिनट। तो टोटल मिला के 27 मिनट का टाइम लगेगा इस पैटर्न में टंकी को भरने में। आगे चलते हैं। ये सॉल्व करना है। ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं इसको जितना हो सके ना देखते देखते ही सॉल्व कर लिया करें, ये आसान रहता है। और जो ये प्लस माइनस के जो साइन होते हैं ये अलग करते हैं टर्म्स को। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है, इसको एक साथ सॉल्व कर लो, इसको एक साथ सॉल्व कर लो, ये तो दे रखे हैं। तो ये 0.7 आएगा, 39 चौके 156 हो गया और 2 के बाद पॉइंट है। तो ये इन दोनों को जोड़ लो, 21.9, 21.9। ये 0.7 माइनस का है, इधर माइनस ही कर दो डायरेक्ट, वैसे 0.2 ही हो जाएगा, 21.2। 0.7 है, ये 0.9 है, तो 0.2 हो जाएगा, 21.2 हो गया। ये 1.56 हो गया, 1.56, तो ये 22.76 हो गया आंसर हमारा। जितना हो सके कम ही लिखने की कोशिश करिए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, तो पेपर में बहुत टाइम बचेगा बाकी सेक्शन के लिए। रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग बहुत टाइम खींच लेती है, उसके लिए टाइम आप निकाल पाओगे। जीके, इंग्लिश, इंग्लिश को अगर थोड़ा डिटेल कॉम्प्रिहेंशन वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर करोगे तो ये भी बहुत टाइम लेती है। तो मैथ में जहाँ जितना भी टाइम बचा सकते हो उतना बचा सके। इसमें डायरेक्ट इधर आएंगे। हाँ, बता रहा है 2019-20-22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, बी में, बी जो है संतरी रंग का है, 19-20 और 22 में जो बी में नामांकित है, और 18, 20 और 21 में ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो बस जोड़ना है इसमें। 19-20-22 संतरी में, 19-20-22 350 और 200, 550 और 550, 850, 925, 925 ये हो गया। 18, 20 और 21 में ए का, 18, 20, 21, 18, 20 और 21, 150 और 250, 400 हो गया, 400 और 300, 700 हो गया। दिख रहा है हमें दोनों 25 के मल्टीपल है। 25 का मल्टीपल देखने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखना होता है कि वो 25 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 25 का है तो 25 से डिवाइड कर दो। ये दोनों कटेंगे 25 से तो 4 बार में, ये काटोगे 25 तिया 75, 75 और कितना आएगा ये, 75, 5, 12, 5, 17 और 175, 25 सत्ते 175, ये 7 चौक 28। तो 37 और 28 देखो, 37 और 28 दे रखा है, 28 37 दे रखा है, 28, 37 28 है हमारा आंसर, क्योंकि पहले बी के बारे में पूछा था। ये जो है कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इन सब ऑप्शंस का। चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 25 क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। एवरेज टेम्परेचर किसी सिटी के लिए 16 फर्स्ट 16 दिन का जनवरी के दे रखा है 22। जनवरी के हैं तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, कोई भी लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, 31 ही दिन रहते हैं। तो पहले 16 दिन का एवरेज हमें दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डे का दे रखा है हमें 26। एवरेज टेम्परेचर फॉर द एंटायर मंथ, पूरे महीने का दे रखा है, मतलब जो भी है 31 दिन का दे रखा है हमें 24। तो हमें पूछा है 16 डे का एवरेज क्या रहेगा। तो
अगर 16 डे का भी अगर मान ले कि 24 ही है, 24 ही है, अगर टेम्परेचर जो है 31 16वें दिन का अगर 24 ही है, तो अब हम इसके साथ में हम देखेंगे यहाँ पे कितना डेविएशन हो रहा है। जो भी डेविएशन होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। हम्म, क्योंकि ये भी एवरेज ही है, और यहाँ पे इंक्लूड होने की वजह से या फिर यहाँ पे इंक्लूड होने की वजह से इससे कितना कम हुआ है, इधर से हमें पता चलेगा और इसमें हम ऐड करके देख लेंगे। ऐड कर देंगे तो वो हमारा जो नॉर्मल रहा होगा टेम्परेचर 16वें दिन का वो आ जाएगा। 24 से ये 2 कम है, 2 कम है, और ये 24 से 2 ज़्यादा है। अब डेविएशन देखें, 16 दिन का डेविएशन -32 हुआ, 16 दिन 32, और यहाँ पे 16 दिन का 2 दिन 2 के हिसाब से +32 हुआ, और टोटल डेविएशन जो है 0 हो गया। 0 हो गया तो यही हमारा 16वें दिन का एवरेज है, 24। और अगर चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हो। लॉन्ग नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। 16 दिन का 22 है, अगले 16 दिन का 26 है, 31 दिन का 24 है, मल्टीप्लाई करना होता है बस। 16 × 22, 16 दिन 32, और 32 का 352 हो गया। ये हम मतलब सम मेथड है, ये सम निकालते हैं हम इसमें, ये भी सम है। तो 2 बार इसमें 16 कैलकुलेट हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा अपना आंसर, जो भी है 16 दिन का टेम्परेचर। 16×6 = 96, 16×32 और 9 41, 8 6 और ये 7, 31 × 24, 31 चौके हो गया 124, और 31 में 62, 64, 74, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया 24। सो हमारे आज के ये 25 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू दोस्तों। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया हो, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जितना हो सकेगा उतना इजी पैटर्न में उसे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।